जब मेरा पति रोज ऑफिस जाता तो जाने से पहले मुझे एक लाल रंग की साड़ी देकर कहता, आज शाम को मेरे ऑफिस से आने से पहले इसे पहन लेना और अच्छे से तैयार होकर बैठना। आज हमारे यहाँ बहुत खास मेहमान आ रहे हैं। मैं साड़ी ले लेती और शाम को तैयार होने लगती तो मेरे घर का नौकर मुझसे कहता, दीदी भगवान के वास्ते ये साड़ी मत पहनो वरना आज बहुत गजब हो जाएगा। तुम नहीं जानती हो सारी रात तुम्हारे साथ यहाँ क्या खेल खेला जाता है। आज तुम ये साड़ी मुझे दे दो। आज साड़ी पहनकर तुम्हारी जगह पर मैं बैठूंगा और तुम उधर से सब कुछ देख लेना। फिर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा हो जाएगा और तुम सब कुछ समझ जाओगी। लेकिन मुझे अपने नौकर की सारी बातें झूठी लगती थीं क्योंकि मुझे साड़ी पहनने के बाद कुछ भी याद नहीं रहता था। लेकिन आज उसने मुझसे बहुत ज़्यादा जिद की और मेरे आगे हाथ जोड़ने लगा तो मैंने उसे अपनी साड़ी दे दी। उसने मेरी साड़ी पहन ली और अपने सर पर एक लंबे बालों की बिग लगा ली और औरतों की तरह तैयार होकर वो मेरे कमरे में बैठ गया। रात को जब मेहमान आए तो मेरे पति एक एक करके उन्हें मेरे कमरे में ले जाता, मगर कुछ समय बाद ये देख मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब उन मेहमानों ने मेरे नौकर के साथ शाम के 5 बज रहे थे। जब मैं सोकर उठी तो मेरे घर में हर तरफ चहल पहल मची हुई थी। मेरी माँ मेरे छोटे भाई से कह रही थी कि जल्दी मार्केट जाओ और अच्छा सा नाश्ता लेकर आना और देखना कोई चीज़ ना रह जाए। जब मैंने अपनी माँ से पूछा तो मुझे पता चला कि हमारे घर पर रिश्ते के लिए कुछ मेहमान आ रहे हैं। फिर माँ ने मुझसे कहा कि एक अच्छा सूट पहनकर तैयार हो जाओ। मैं अपनी माँ को देखने लगी लेकिन मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। मैंने एक नया जोड़ा निकाल कर पहन लिया और हल्का फुल्का सा मेकअप कर लिया। कुछ देर बाद वो रिश्ते वाले मेहमान हमारे घर पर आ गए। माँ ने उनको ड्राइंग रूम में बिठाया और खुद भी उन्हीं के साथ बैठ गई। मुझे उन्होंने कहा कि मैं चाय बना लूँ। घबराहट की वजह से मेरे हाथ तो और पैर फूल रहे थे, पर मैंने चाय बनाई और जब मेरी माँ ने इशारा किया तो मैं चाय की ट्रे लेकर गई। मेहमानों के सामने आकर बैठ गई। उनमें से एक औरत मुझे गौर से देख रही थी। मुझे उसी समय अंदाजा हो गया था कि मैं उन्हें पसंद आ चुकी हूँ। उनके देखने का तरीका बता रहा था और बाकी लोगों को भी मैं और मेरा परिवार वाले पसंद आ गए। अगले दिन उन्होंने हमारे घर पर फ़ोन करके बता दिया कि हमारी तरफ से हाँ है। माँ ने भगवान का शुक्रिया किया और भगवान का नाम लेकर मेरी मंगनी प्रतीक से कर दी और 2 महीने बाद की शादी की तारीख तय हो गई थी। इन 2 महीनों में मैंने प्रतीक से थोड़ी बहुत फ़ोन पर बात की थी। वो मुझसे मेरी फ़ोटो मांगते लेकिन मैं उन्हें मना कर देती। खैर हमारे इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुईं और वो दिन आ गया जब मैं प्रतीक की दुल्हन बनकर उसके घर पर आ गई। शादी की रात के बारे में जो सपने मैंने देखे थे वो सभी सच हो गए थे। मेरा घूंघट उठाते ही प्रतीक ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की और मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहने लगे कि तुम जानती हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था उसी समय मैंने सोच लिया था कि मेरी दुल्हन बनने के लायक सिर्फ तुम ही हो। तुम मुझे सारी लड़कियों से अलग लगी थी। मैं तुम्हारा ज़िंदगी भर बहुत ख्याल रखूँगा। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा इतनी खूबसूरत रहो। घर के कामों के लिए ये बहुत सारे नौकर हैं। तुम्हें यहाँ पर कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस मुझे खुश करना है और मेरे लिए हमेशा सच संवर कर रहना। मेरे लिए इतना ही बहुत है। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। अब तो मैं भी उनकी दीवानी हो गई थी। उन्होंने अपने सारे वादे पूरे किए जो उन्होंने शादी की रात मुझसे किए थे। वो रोज़ जब ऑफिस से घर आते तो मेरे लिए गिफ्ट ज़रूर लेकर आते थे। प्रतीक की मोहब्बत ने मुझे सब कुछ भुला दिया था। अब मैं पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। प्रतीक की मोहब्बत से मेरा रूप दिन पर दिन निखरने लगा था। जब मैं अपने मायके जाती तो मेरी दोस्त और मेरी पड़ोसी मुझे खूब गौर से देखती और मुझसे कहती, तुम्हारी तो लॉटरी निकल गई। तुम्हें इतना मोहब्बत करने वाला पति मिला है। मोहब्बत में डूबे दिन रात ऐसे ही गुजरने लगे। यहाँ तक कि मेरी शादी को 4 महीने हो गए थे। एक दिन प्रतीक ने मुझसे कहा कि उन्हें किसी काम से दूसरे शहर जाना है और वो मुझे सुबह मायके छोड़कर चले जाएंगे और 20 दिन के बाद वो वापस आकर मुझे लेने आ जाएंगे। उनके ऑफिस की कोई मीटिंग थी इसलिए उनका जाना बहुत ज़रूरी था। मैंने भी कहा ठीक है। प्रतीक ने मुझे शाम के टाइम मेरे मायके छोड़ दिया और खुद एयरपोर्ट की तरफ निकल गए। उसके बाद तो मेरी ज़िंदगी में जैसे तूफान सा आ गया।
20 दिन के बाद प्रतीक मुझे मायके से घर तो ले गए, लेकिन वो मुझे बहुत बदले बदले लग रहे थे। अब वो मुझसे बात भी बहुत कम करने लगे थे। उनकी आंखों में मुझे पहले वाली मोहब्बत नहीं दिखती थी। अब मुझे उनके साथ अजनबी सा फील होता था। अब उनका ज़्यादा समय ऑफिस में ही गुजरता। जब मैं उनसे इस बात की शिकायत करती तो वो मुझसे अपने काम का बहाना कर देते थे। कहने लगते थे कि मुझे ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम होता है। कभी कहते कि घर में हर ज़रूरत की चीज़ है, फिर तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है? मैं अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, तुम्हें थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं उनसे कहती कि मुझे चीज़ों की नहीं, आपकी ज़रूरत है। मगर शायद अब प्रतीक के पास मेरे लिए वक्त नहीं था। मैं घर पर सारा सारा दिन अकेली बोर होती रहती थी। इसलिए मैंने खाना पकाने वाली और सफाई करने वाली नौकरानी को छुट्टी दे दी। मैंने सोचा कि मैं घर का सारा काम खुद ही करूँगी, हो सकता है इसी से मेरा समय गुजर जाए और मुझे प्रतीक के इंतज़ार की तकलीफ़ भी नहीं सहनी पड़ेगी। लेकिन ये सिर्फ मेरा ख्याल ही था, क्योंकि मुझे घर का काम छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया था। अब जब मैंने घर का काम काज शुरू किया तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मुझसे ये काम संभाला नहीं जा रहा था। मैंने परेशान होकर प्रतीक से कहा कि आप घर के कामकाज के लिए दोबारा कोई नौकरानी रख लीजिए, क्योंकि मुझ में अब इतना सहारा काम नहीं होता। लेकिन प्रतीक कहने लगे कि अब हमें नौकर की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी घर में होता ही कौन है, एक मैं हूँ और एक तुम हो, और 2 लोगों का खाना बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रतीक का ये जवाब सुनकर तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि वो तो मुझसे हमेशा सजने संवरने की बात करते थे और मुझसे कहते थे कि तुम्हें किसी भी काम को हाथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आज वही इंसान मुझसे नौकरों की सैलरी पर बहस कर रहा था। ये सब सुनकर मेरा तो दिल टूट गया था, लेकिन मैंने उनसे कोई शिकायत नहीं की। अगले दिन प्रतीक ऑफिस से घर वापस आए तो वो मुझे बहुत खुश लग रहे थे। अब जब मैंने उनसे वजह पूछी तो कहने लगे कि मेरे पास एक गुड न्यूज़ है, लेकिन वो मैं तुम्हें कल बताऊंगा। फ़िलहाल तुम मेरे लिए खाना लगा दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं सोचने लगी कि आखिर ऐसी क्या बात है जो आज इतना खुश हैं, लेकिन मैं उनकी आदत को अच्छे तरीके से जानती थी। जब वो कोई बात बताने से मना कर दिया करते थे तो फिर वो बताते ही नहीं थे। मैं भी चुप हो गई और खामोशी से अगले दिन का इंतज़ार करने लगी। शाम के समय में उनका इंतज़ार कर रही थी कि दरवाजे पर किसी ने बेल बजाई। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने गाड़ी खड़ी थी। पहले तो मैं पहचान ही नहीं सकी, क्योंकि प्रतीक अपनी गाड़ी घर के अंदर खड़ी करते थे, लेकिन आज वो अपनी गाड़ी में ही बैठे हुए थे। उनके हाथ में बहुत सारे शॉपिंग बैग थे। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो अंदर आने के बजाय कुछ बैग मुझे देकर बोले कि तुम जल्दी से नए कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ, और इसके साथ ही जो मैचिंग ज्वेलरी है वो पहनना मत भूलना। मैं तुम्हें पार्टी में लेकर जा रहा हूँ। जब तुम तैयार हो जाओगी तो हम चलेंगे, और जब तुम तैयार हो जाओ तो मुझे कॉल या मैसेज कर देना, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊँगा। मैंने उनसे वह बैग लिए और अपने कमरे में आकर तैयार होने लगी। मैं खुशी खुशी प्रतीक के साथ जाने के लिए तैयार हो रही थी। मैं बहुत मेहनत से और लगन से तैयार हो रही थी। लाल रंग की साड़ी और गोल्डन कलर की ज्वेलरी में मैं इतनी खूबसूरत लग रही थी, मुझे खुद को देखकर यकीन नहीं आ रहा था कि मैं ही हूँ। बार बार मैं अपने आप को शीशे में देख रही थी। अभी मैं पूरे तरीके से तैयार नहीं हुई थी। फिर से दरवाजे पर बेल बजी। मैं समझ गई थी कि दरवाजे पर प्रतीक ही होंगे और वो मेरा इंतज़ार नहीं कर सके, इसलिए मुझे पहले ही लेने आ गए। मैंने जल्दी से अपने बाल खोले और घर को लॉक करके प्रतीक के साथ गाड़ी में बैठ गई। आज प्रतीक खुद भी बहुत अच्छे से तैयार हुए थे। उन्होंने गाड़ी में म्यूज़िक लगा दिया था। प्रतीक आज बहुत अच्छे मूड में थे और मुझसे काफ़ी हंसी मजाक भी कर रहे थे। वो मुझे समझाने लगे कि जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग होंगे और मुझे वहाँ पर सब लोगों से हंसी खुशी मिलना है। और फिर वह कहने लगे कि अगर इंसान अपनी बातों से दूसरों को इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाता है तो वो बहुत सारे फ़ायदे उठा सकता है। उनकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद हमारी गाड़ी एक बड़े से होटल के सामने पार्क की। उन्होंने हमारी गाड़ी का दरवाज़ा ऐसे खोला जैसे मैं कोई राजकुमारी हूँ। मेरा हाथ पकड़कर वह होटल के अंदर चले गए। उनका अंदाज आज मुझे बहुत बदला बदला सा लग रहा था, क्योंकि मैंने उन्हें ऐसा शादी के बाद पहली बार ही देखा था जो आज वो सारी दुनिया के सामने दिखा रहे थे। खैर, जब होटल के अंदर गए तो एक
बहुत बड़े हॉल को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। हर तरफ लाइट जल रही थी। पार्टी में बहुत सारे ऑफिसर और उनकी पत्नियां इनवाइट थीं। ये एक बहुत बड़ी पार्टी थी। यहाँ आकर मुझे थोड़ा नर्वस फील हो रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर में मुझे पता चल गया था कि मेरी खूबसूरती ने सबको अपनी तरफ खींच लिया है। वैसे तो मैं पहले भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और आज मैं ऐसे तैयार हुई थी जैसे किसी नई नवेली दुल्हन को तैयार किया जाता है। प्रतीक ने भी बहुत ज़्यादा प्राउड से मुझे अपने दोस्तों से मिलवाया। उसके बाद हम सब लोगों ने खाना खाया और वहाँ हल्का हल्का म्यूज़िक भी बज रहा था। ये माहौल मेरे लिए बहुत ही अजनबी सा था। ज़िंदगी में पहली बार मैंने इतने सारे लोगों के सामने बैठकर खाना खाया था, जिससे मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। लेकिन मैं प्रतीक का साथ दे रही थी क्योंकि आज वो बहुत ज़्यादा खुश थे। मुझे कुछ देर से ऐसा लग रहा था कि हमारे पास वाले टेबल पर जो आदमी बैठा है वो बराबर मुझे देख रहा था। उसका देखना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था और मुझे उसके देखने से उलझन हो रही थी। थोड़ी देर के बाद वो अपनी टेबल से उठकर हमारे साथ ही हमारी टेबल पर आकर बैठ गया। बात करते करते पता चला कि वो मेरे पति प्रतीक का सीनियर ऑफिसर था, लेकिन उसे देखने से कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो सीनियर है। प्रतीक ने मुझे उससे मिलवाया। उसने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे किया। न चाहते हुए भी मुझे सबके सामने उससे हाथ मिलाना पड़ा। हाथ मिलाते हुए उसने मेरा हाथ अपने हाथ से हल्के से दबा दिया था। उसकी हरकत मुझे बहुत बुरी लगी थी। प्रतीक ने भी ये बात नोटिस की थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वो चुप रहे। मुझे अपने पति की इस हरकत पर बहुत हैरत हो रही थी कि वो ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। प्रतीक ने मुझे बताया कि ये मिस्टर खन्ना है। अगर ये चाहें तो मुझे बहुत जल्दी प्रमोशन मिल सकता है। मिस्टर खन्ना की बातचीत जारी रही। वह बहुत ज़्यादा दिलचस्प बातें कर रहे थे, लेकिन वह बराबर ही मुझे देखे जा रहे थे। जब पार्टी ख़त्म हुई तो मिस्टर खन्ना मेरे पति से हंस हंस कर बातें करने लगे। वो हमारे साथ साथ ही चलते हुए होटल से बाहर आ गए। मुझे उनका हमारे साथ में चलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। खैर, अब हम पार्टी से अपने घर वापस आ गए थे। प्रतीक ने घर आकर मुझे शुक्रिया अदा किया क्योंकि पार्टी में मैंने उनका पूरा साथ दिया था। इसी खुशी में प्रतीक ने मुझसे वादा किया कि वह जल्दी ही घर में किसी नौकरानी का इंतज़ाम कर देंगे। बस अब मुझे उनके साथ ऐसी ही पार्टियों में जाना होगा और उनके बड़े बड़े ऑफिसर से मेलजोल बढ़ाना होगा। अगले दिन जब मैं सोकर उठी तो 12 बज रहे थे। प्रतीक खुद ही नाश्ता करके घर से ऑफिस के लिए निकल गए थे। 1 घंटे बाद मैं फ्रेश होकर बैठी तो दरवाजे पर किसी ने बेल बजाई। उस समय मेरे पति घर पर नहीं होते थे और वह उस समय कभी नहीं घर आते थे। मैं सोच रही थी कि पता नहीं कौन है। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो प्रतीक ही थे। उनके उस समय घर पर आने पर मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई, लेकिन उनके बराबर में मैंने एक लड़के को खड़ा हुआ देखा तो मैं समझ गई थी लड़के की उम्र 17-18 साल की होगी। उसका रंग सफ़ेद और सुर्ख था। प्रतीक ने मुझे उस लड़के से मिलवाया। मुझसे कहने लगे कि रामू है, बहुत ही जिम्मेदार और शरीफ बच्चा है, हर काम करना जानता है। इसने कुछ समय होटल में भी काम किया है। ये घर के सारे कामों से लेकर गाड़ी चलाना भी जानता है। प्रतीक ने उसकी तरफ इशारा करते हुए उसका कंधा थपथपाया तो उसने अपनी नज़रें नीची कर ली। मुझे उसका ये अंदाज़ बहुत अच्छा लगा। प्रतीक ने मुझे बताया कि ये बहुत ही गरीब घर से है। आज सुबह तुम सो रही थी तो मैं घर से नाश्ता किए बगैर ही चला गया था। मैंने सोचा कि मैं किसी ढाबे पर ही नाश्ता कर लूँगा। वहाँ मेरी मुलाकात रामू से हुई। यह मुझसे बहुत खुशदिली से मिला और इसने मुझे बहुत अच्छा नाश्ता बनाकर खिलाया। मैं इससे ज़्यादा तनख्वाह देने के बात करके अपने साथ में लेकर आ गया। ये तुम्हारे हर काम में मदद करेगा और तुम्हारे छोटे भाई की तरह ख्याल रखेगा, है ना रामू? उन्होंने उसकी तरफ देखा तो उसने जी हाँ में सर हिला दिया। खैर, मैं भी निश्चिंत हो गई थी कि नौकरों की फौज से जान छूटी। अच्छा है, एक ही नौकर घर के सारे काम कर लेगा। मुझे भी आसानी होगी और ज़्यादा सर खपाना भी नहीं पड़ेगा। रामू ने सच में मुझे बहुत आराम पहुंचाया। वो सारे काम औरतों से भी ज़्यादा अच्छे से करता था और कोई फालतू बात भी नहीं करता था। अब मैं बहुत ज़्यादा बेफिक्र हो गई थी। रामू से मुझे हमदर्दी सी हो गई थी। अब वो मुझे मेरे छोटे भाई की तरह ही लगता था। वो भी मुझे दीदी दीदी कहता।
तो मुझे एहसास होता कि उसके दिल में मेरे लिए कितनी इज्जत है। एक दिन जब मैं सुबह उठी तो रामू अपने कमरे में नहीं था। मुझे फिक्र होने लगी कि पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने बाहर जाकर देखा तो वो लॉन में बैठा हुआ रो रहा था। मैं उसके आंसू देखकर समझ गई कि ज़रूर उसकी कोई न कोई मजबूरी होगी या उसके घर में कोई परेशानी होगी, वरना वो इस तरीके से नहीं रोता। वो तो हमेशा हंसी खुशी रहने वाला लड़का था। फिर मैं रामू के पास गई। उसने मुझे देखा तो वो अपने आंसू मुझसे छुपाने लगा। शायद वो मुझे अपनी परेशानी बताना नहीं चाहता था। मैंने उससे काफ़ी पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मैंने सोचा कि शायद उसके घर में पैसों की परेशानी होगी, इसलिए मैंने उसे कुछ पैसे दिए, लेकिन उसने वो पैसे लेने से मना कर दिया। इतने में प्रतीक का फ़ोन आ गया। वह कह रहे थे कि आज हमारे घर कुछ मेहमान आ रहे हैं, तुम रामू से खाना बनवा लेना और खुद वही लाल साड़ी पहनकर तैयार हो जाना। तुम अगर मेरे मेहमानों से बातचीत करती रहोगी तो उनका मन लगा रहेगा। उनके दोस्तों के बारे में सुनकर तो मुझे घबराहट होने लगी। मिस्टर खन्ना को बर्दाश्त करना तो मेरे बस के बाहर की बात थी। उनकी गंदी नज़रें उस दिन भी मेरे ऊपर ही टिकी हुई थीं, जिसे मैंने ध्यान से देखा था। खैर, मैं मजबूरी में और प्रतीक के कहने पर तैयार हो गई। तकरीबन रात के 7 बजे प्रतीक अपने मेहमानों को लेकर घर आ गए। फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। प्रतीक के साथ आने वाले मेहमान और कोई नहीं बल्कि मिस्टर खन्ना ही थे, जिनको देखकर ही मेरा मूड खराब हो गया था। मेरा दिल तो नहीं चाहता था कि मैं उनसे बातचीत कर लूं, मगर मजबूरन मुझे उनसे बात करनी पड़ी। मैं और प्रतीक मिस्टर खन्ना के साथ ड्राइंग रूम में बैठे थे। मिस्टर खन्ना बहुत ही अजीब तरीके से मेरे सामने बैठे थे, मगर उन्हें कोई खबर ही नहीं थी। थोड़ी देर बाद प्रतीक के मोबाइल पर किसी का फ़ोन आया। वे फ़ोन पर बात करते हुए कमरे से बाहर चले गए। अब कमरे में मैं और मिस्टर खन्ना अकेले रह गए थे। मिस्टर खन्ना मुझसे खुलकर बातें करने लगे तो मुझे उनका ये अंदाज पसंद नहीं आया। वो इतनी अजीब अजीब बातें कर रहे थे कि मेरा जवाब देने का दिल नहीं कर रहा था। 10 मिनट हो गए। जब प्रतीक कमरे से वापस नहीं आए तो मैं उठकर कमरे से बाहर जाने लगी। मुझे मिस्टर खन्ना के साथ बैठना बहुत ही अजीब लग रहा था। इससे पहले मैं उठकर खड़ी होती, मिस्टर खन्ना ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी इस हरकत पर मुझे बहुत गुस्सा आया। मेरा दिल तो कर रहा था कि मैं उनको जोर का थप्पड़ लगा दूं, लेकिन मैंने अपने गुस्से को ठंडा किया और आराम से उनसे कहने लगी कि मिस्टर खन्ना, आप ये क्या कर रहे हैं? आप मेरे पति के दोस्त हैं और उनके सीनियर ऑफिसर हैं, इसलिए मैं आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ। अगर आपने बदतमीज़ी बंद नहीं की तो मैं भी अब बदतमीज़ी पर ही उतर आऊँगी। उन्हें मेरी इस बात से जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। वह सुकून से खड़े होकर मुझे घूर रहे थे। जब मैंने उनसे अपना हाथ छुड़ाना चाहा तो वो और मेरे करीब आने लगे। गुस्से में मेरा चेहरा लाल हो गया। मैंने टेबल से फ्लावर पॉट उठाया और उनके सर पर मार दिया। उनके सर से थोड़ा खून बहने लगा तो वो चिल्ला उठे। उनकी चीख सुनकर मेरे पति कमरे में आ गए। मिस्टर खन्ना दर्द से चीख रहे थे और मेरे पति को बहुत गुस्सा आ रहा था। बजाय इसके वह अपने दोस्त मिस्टर खन्ना को कुछ कहते, उन्होंने उल्टा मुझे डांटना शुरू कर दिया। कहने लगे कि तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ये तुमने क्या कर दिया? अभी और इसी समय उनसे माफ़ी मांगो। मैंने उनसे माफ़ी नहीं मांगी और उनकी तरफ देखते हुए ज़मीन पर थूक दिया और कहने लगी कि मिस्टर खन्ना अगर इस पूरे देश के भी राजा भी होते तो भी मैं उनसे माफ़ी नहीं मांगती। उल्टा इन्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए, जो गंदी हरकत इन्होंने मेरे साथ की है। मेरी बात सुनकर प्रतीक ने मुझे बहुत ज़्यादा गुस्से से देखा और मुझसे कहने लगे, अगर तुमने मिस्टर खन्ना से माफ़ी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें यहीं खड़े खड़े डिवोर्स दे दूँगा। अपने पति की बात सुनकर तो मैं हैरान रह गई। क्या कोई भी शरीफ इंसान अपने दोस्त की खातिर अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है? मैं भी जिद पर अड़ गई, क्योंकि मिस्टर खन्ना की हरकत ही ऐसी थी। उनसे माफ़ी मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मुझे यूं खामोश खड़ा देखकर प्रतीक उल्टी गिनती गिनने लगे। वो सोच रहे थे कि अगर वो मुझे छोड़ने की धमकी देंगे तो मैं मिस्टर खन्ना के पैर पकड़ लूँगी और उनसे माफ़ी मांग लूँगी। मैं भी अपनी बात से नहीं हटी और मैंने उनसे माफ़ी नहीं मांगी। उसके बाद प्रतीक ने मुझसे कहा कि
तुम पेपर्स का इंतज़ार करना, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। मैं हैरत की नज़रों से उन्हें देखने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि प्रतीक तो मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे, फिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे थे, वो भी अपने इस घटिया दोस्त की खातिर। मिस्टर खन्ना ये सब कुछ देखकर मुस्कुरा रहे थे। वो भी बड़बड़ाते हुए हमारे घर से चले गए। मेरे पति भी उनके पीछे पीछे गए और मेरे बर्ताव की उनसे माफ़ी मांगने लगे। थोड़ी देर बाद जब प्रतीक घर के अंदर आए तो उनका मूड ऐसा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन मेरी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। मैंने अपने कमरे में जाकर अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया और उसी समय घर से निकलने लगी तो प्रतीक ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैंने दरवाज़ा खटखटाया मगर उन्होंने नहीं खोला। थोड़ी देर बाद वो अंदर आए और मुझसे कहने लगे कि क्या हुआ। मैंने जो कुछ भी तुमसे कहा है वो गुस्से में कह दिया कि हमारी इतने सालों की मोहब्बत मेरी छोटी सी बात पर ख़त्म हो जाएगी। जाहिल लड़कियों की तरह हंगामा मत करो, जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ और ख़बरदार जो तुमने घर से निकलने की कोशिश भी की तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। वैसे भी दरवाजे पर लॉक लगा हुआ है, तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है और इजाज़त भी नहीं। जब तक मैं ना कहूँ तुम घर से बाहर कदम नहीं निकाल सकती। तुम्हें हर सूरत में मेरे ऑफिसर को खुश करना होगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने पति का ऐसा रूप देखकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। प्रतीक इस हद तक गिर सकते थे, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इस सारे हंगामे की खबर रामू को भी हो गई चुकी थी, क्योंकि कमरे में पड़े फ्लावर पॉट के टुकड़े समेटने के लिए मैंने उसे ही कहा था। अब जब प्रतीक ने मुझे यहाँ कमरे में बंद कर दिया था और मैं रामू के रहमो करम पर आ गई थी, मेरे पति ने उसे सख्ती से समझाया था कि मुझसे कोई बात न करे। अगले दिन प्रतीक घर से ऑफिस के लिए चले गए। उनके कहने के अनुसार रामू ने मुझे खाना दिया। मैं अपने ही घर में कैद होकर रह गई थी और अपने नौकर की मोहताज हो गई थी। मैंने रामू को उसकी माँ बहन का वास्ता दिया और उसके आगे हाथ जोड़कर मदद मांगी तो उसका दिल भी मेरे लिए पिघल गया। वो कहने लगा कि दीदी तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी जिम्मेदारी अब मेरी है, अब कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। तुम्हारा पति भगवान मुझे माफ़ करे पर बहुत ही घटिया और गिरा हुआ आदमी है। हमारे यहाँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता और अगर कोई अपनी पत्नी के साथ ऐसी घटिया हरकत करने की सोच भी ले तो उसके नस्ल ख़त्म कर दी जाती है। रामू की बातें सुनकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो मेरी मदद ज़रूर करेगा और मुझे यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। थोड़ी देर के बाद रामू मेरे कमरे में वापस आया और मुझसे बोला कि दीदी मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मैं सुबह बताना चाहता था मगर मुझे याद नहीं रहा। वह घटिया इंसान जो मेरा मालिक और तुम्हारा पति है किसी से फ़ोन पर बात करके कह रहा था कि कल हमारे घर पर वही सब आएंगे और आप हर सूरत में उनसे मिलेंगी। रामू ने जब मुझे ये बात बताई तो मैं समझ गई थी कि मैं मिस्टर खन्ना की ज़िद बन चुकी हूँ। इसी सोच और ख्याल में मेरी सारी रात गुजर गई। पूरी रात मेरे रोते हुए गुजरी। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि वो मेरी इज्जत की हिफाजत करे। अगले दिन रामू मेरे पास आया। उसकी सांस फूली हुई थी और वह काफ़ी जल्दी में लग रहा था। दरवाज़ा खोलकर मेरे कमरे में आया और मुझसे बोला दीदी तुम अपने खूबसूरत सा जोड़ा मुझे दे दो। मैं उसका चेहरा देखते हुए बोली कि रामू तुम्हें मेरे कपड़ों की क्या ज़रूरत है। तो वो कहने लगा कि यह समय ज़्यादा बातें करने का नहीं है, बस आप मुझे एक अपना जोड़ा दे दो। मैंने उसे अपनी साड़ी निकाल कर दे दी। वो मेरे हाथ से साड़ी लेकर कमरे में चला गया। फिर थोड़ी देर बाद वो साड़ी पहनकर मेरे कमरे में दोबारा आया तो उसे देखकर मेरी हंसी निकल गई, क्योंकि उसने बहुत ही अजीब तरीके से साड़ी बांध रखी थी। उसकी जिद करने पर मैंने उसकी साड़ी ठीक कर दी। अब वो पूरे तरीके से एक औरत लग रहा था। उसने अपने सर पर मेरी ही तरह लंबे बालों की बिग लगा रखी थी। मैंने उससे कहा कि रामू ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारा औरत बनने का इरादा है। मैं उस समय अपने सारे दुख भूल गई थी और उससे हंसी मजाक करने लगी। उसने मुझसे कहा कि दीदी आप यहाँ से जाइए और मेरे कमरे में जाकर बैठ जाना। हमारे घर में आज उसके साथ एक और लड़का आया था जो रामू का दोस्त था। थोड़ी देर बाद मुझे अपने घर में किसी का आने की आवाज़ हुई। जूतों की आवाज़ मेरे कमरे की तरफ से आ रही थी। मेरा दिल बहुत ज़्यादा कांप रहा था और फिर मेरे कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक होने की आवाज़ आई। कुछ देर बाद ही मेरे कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। घर में शोर मच गया।
मैं कमरे से बाहर निकली। जब मैं अपने कमरे के पास पहुंची और मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा तो वहां का मंजर ही कुछ अलग था। मिस्टर खन्ना के कपड़े फटे हुए थे। रामू और उसका दोस्त मिस्टर खन्ना को मार रहे थे। मिस्टर खन्ना की तो हालत ख़राब हो रही थी। मैंने रामू से मना किया, लेकिन उस पर तो जैसे भूत सवार था। मिस्टर खन्ना की जब अधमरी हालत हो गई तो रामू ने उन्हें छोड़ दिया और एक तरफ बैठ गया। मैं उसका मुंह देखने लगी और दिल ही दिल में हैरानी हो रही थी। मेरा यहाँ रुकना अब खतरे से खाली नहीं था, इसलिए मिस्टर खन्ना को कमरे में बंद करके उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। रामू मुझे गाड़ी में बिठाकर मेरे घर ड्रॉप करके खुद न जाने कहाँ चला गया। मैंने अपने माता पिता को सारी बात बताई तो वो उसी समय मुझे शहर से दूसरे शहर लेकर चले गए। प्रतीक की जान पहचान बहुत दूर तक थी। उसने मुझे तलाक दे दिया था, मगर वो अपना बदला लेना नहीं भूला था, क्योंकि वो मेरे जरिए अपने ऑफिसर को खुश करके प्रमोशन लेना चाहता था। वह कभी भी मुझसे अपना बदला ले सकता था। कुछ दिनों बाद ही मेरी शादी मेरी माँ के दोस्त के बेटे से हो गई। अब मैं अपने घर में अपने पति के साथ खुश थी। मेरा घर छोटा सा था और मेरे पति छोटी सी नौकरी करते थे, लेकिन वो मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे और मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। भगवान ने मुझे बच्चे की खुशी भी दे दी थी। ये सब होने के बाद प्रतीक के बॉस ने उस पर फ्रॉड का केस करके उसकी सारी जायदाद हथिया ली थी और उसे जेल भिजवा दिया था। आगे मैं बस इतना ही कहूँगी कि भगवान दुश्मन को भी ऐसा पति ना दे जो अपनी पत्नी की इज्जत नीलाम करना चाहता हो, अपनी पत्नी को सीढ़ी बनाकर आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहता हो। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।